हैप्पी एनिवर्सरी। इंद्र ने चाय की ट्रे साइड टेबल पर रखकर उसे आगोश में लेते हुए प्यार भरा चुंबन अंकित करते हुए कहा, सेम टू यू। कामिनी ने भी उसी गर्मजोशी से प्रत्युत्तर दिया। 25 वर्ष आज हो गए हैं, पर एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इंद्र उसे विश करना भूले हो। सुबह की चाय भी वही बनाते हैं। उनका कहना था, पूरे दिन तो तुम करती ही रहती हो, कम से कम सुबह की चाय ही मुझे बनाने दिया करो। उनकी इसी भावना और इसी सोच के कारण ही तो वह उन पर मर पिटी थी। आज एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, अतः जल्दी जाना है। आने में भी देर हो सकती है, तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दूंगा। इंद्र की आवाज़ ने उसका ध्यान भंग किया। आज मैंने छुट्टी ले ली है। आज अमित और दिव्या आने वाले हैं, कुछ तैयारी करनी है। अच्छा किया छुट्टी ले ली, कुछ दिनों के लिए ही तो वे आ रहे हैं। कुछ मंगाना हो तो सीताराम ड्राइवर को कह देना, वह ले आएगा। मैं गाड़ी उन्हें लेने भेज दूंगा। उनकी ट्रेन 2 बजे आएगी ना। मैंने सीताराम को कह दिया है। आज आप भी जल्दी आने की कोशिश करिएगा। लंच सब साथ करे तो अच्छा रहेगा। जो हुक्म मेरे आका। कहते हुए इंद्र ने अपना हाथ सीने पर रखकर सिर झुकाया। आपकी मसखरी की आदत कब जाएगी? कहते हुए वह उसकी इस अदा पर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। हाँ हाँ, हंसो, खूब हंसो, हम हंसने के लिए ही तो काबिल हैं। किंचित क्रोध में इंद्र ने कहा, अरे आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो ऐसे ही हंस पड़ी थी। रूठे इंद्र को मनाने की चेष्टा करते हुए कामिनी ने कहा, मैं भी गुस्सा कब हुआ था, मैं भी ऐसे ही कह रहा था। इंद्र ने हंसते हुए प्रत्युत्तर दिया, रूठना मनाना नोक झोंक तो वैवाहिक जीवन के अहम हिस्से हैं, ऐसा कामिनी का मानना था। बिना इसके जीवन के सारे रंग अधूरे हैं, पर अति हर चीज़ की बुरी होती है। इसलिए बात बिगड़ने से पूर्व ही वह सदा बिगड़ी बात संभालती रहती थी। इंद्र को कॉलेज भेजकर दोपहर के खाने की तैयारी कर वह अमित और दिव्या का कमरा ठीक करने लगी। अलमारी व्यतीत करने के इरादे से उसने अलमारी खोली तो हैप्पी वेडिंग की एल्बम पर नज़र पड़ते वह उसे खोलने का लोभ संवरण नहीं कर पाई। जैसे जैसे उसे वह खोलती गई, अतीत पर खुलता गया। याद आते वह पल उन्होंने उसके जीवन का रुख अवश्य बदल दिया थी। अंधेरे में क्या कर रहे हो इंद्र? लाइट तो कब की जा चुकी है और तुम किताब हाथ में लिए बैठे हो। चलो सभी बाहर लाल में बैठे हैं। कामिनी ने घर के अंदर प्रवेश किया तो नागेंद्र इंद्र को हाथ में किताब लेकर पाठ याद करते देखकर कहा, अंधेरा तुम लोगों के लिए होगा कामिनी, मेरे लिए क्या अंधेरा क्या उजाला। इंद्र ने सहज स्वर में कहा, मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं। तात्लित इंद्र, मुझे क्षमा कर दो। अपनी गलती का एहसास होते ही कामिनी ने पश्चात भरे स्वर में कहा, अरे क्षमा मांगने की क्या आवश्यकता है, मुझे तो ऐसे वाक्य सुनने की आदत सी पड़ गई है। उसने निर्विकार स्वर में कहा। इंद्र के द्वारा कहे शब्दों ने उसके दिल में हाहाकार मचा दिया। किसी भी व्यक्ति की शारीरिक कमी की ओर इंगित कर उसका उपहास उड़ाना एक गंभीर अपराध नहीं तो और क्या है, पर उसने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया था। पता नहीं कैसे बेध्यानी में अचानक शब्द उसकी जुबां से फिसल गए थे, पर यह बात वह उसे अब चाहकर भी समझा नहीं सकती। वह तो औरों की तरह ही उसे
समझेगा। मुंह से निकली बात और धनुष से निकला तीर कभी लौटकर नहीं आता, ये बात भी वह अच्छी तरह जानती थी। अतः पछताने से कुछ फायदा नहीं था, लेकिन भविष्य में उसकी किसी बात से उसका मनन दुखे, इस बात का वह सदा ध्यान रखेगी, सोचकर उसने मन को सांत्वना दी। इंद्र उसके पड़ोसी दिनेश वर्मा का लड़का है। वह कुछ दिन पूर्व ही यहाँ रहने आए थे। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों में इतनी दोस्ती हो गई थी कि दिन रात का उठना बैठना, खाना पीना साथ साथ होने लगा था। लोड शेडिंग के कारण वह समय व्यतीत करने उनके घर गई थी तथा उसे अंधेरे में पढ़ता देखकर अनायास ही उसके मुंह से निकल गया। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि दो खूबसूरत बड़ी बड़ी आँखें होने के बावजूद वह देख ही नहीं सकता है। इंद्र की आँखें देखकर लगता ही नहीं था कि उनमें रोशनी नहीं है। सच्चाई जब उन्हें पता चली तो एकाएक विश्वास ही नहीं हुआ, पर सच तो कभी झुठलाया जा सकता है। इंद्र के पिता को स्वयं एक डॉक्टर थे, जिनका अपना जीवन दूसरे के दुख दर्द दूर करने में बीतता रहा था, को जब स्वयं अपने बच्चों की अपंगता का पता चला तो वह सन्न रह गए थे। कहाँ कहाँ उसे नहीं दिखाया, पर सब व्यर्थ। आखिर उन्होंने स्थिति से समझौता कर लिया। वह चाहते थे कि इंद्र आत्मनिर्भर बने। इसके लिए उसके माता पिता ने प्रारंभ से प्रत्ययन करना प्रारंभ कर दिया। अंधे व्यक्तियों की विभिन्न समस्याओं और देखभाल से संबंधित जो भी किताब उन्हें मिलती वह खरीदते तथा उससे मिली जानकारी के आधार पर उसे अपना काम करने की शिक्षा देते। सुबह शाम उसे साथ लेकर पार्क में घूमने जाते। पार्क में लगे हर झूले के बारे में उसे बताते तथा उसे उपयोग करने का तरीका बताते। उसकी कोशिश करती कि वह स्वयं उस झूले पर जाए और उसका उपयोग करे। उनकी ट्रेनिंग का ही असर था कि वह बचपन से ही अपना हर काम स्वयं करने लगा था। समय पर दिनेश जी ने इंद्र का अंध विद्यालय में नाम लिखवा दिया, पर सिर्फ नाम लिखवा देने से मात्र से उन्होंने अपने कर्तव्य की उतरी नहीं समझी, वरना उसे पढ़ाने के लिए स्वयं ब्रेल लिपि सीखी। संबंधित विषय की अच्छी से अच्छी पुस्तक उसे लाकर देते, जो नहीं मिलती उसे अन्य पुस्तक से पढ़कर ऑडियो कैसेट बनाकर उसे दे देते, जिससे कि वह उसे सुनकर कंठस्थ कर सके। शिक्षा में हर संभव सहायता करने के साथ साथ उन्होंने उसे आत्मनिर्भर बनाने का हर संभव प्रयास करते। दिनेश ही नहीं, उसकी माँ सीता भी उसे अपनी तरह से शिक्षा दे रहे थे, जिससे जीवन समर में उसे कोई परेशानी न हो। उसे फ्रिज से स्वयं पानी निकाल कर पीते देख या घर में बिना किसी की सहायता के इधर उधर घूमते देख उसे अत्यंत आश्चर्य होता था। कभी कभी सोचती कि हो सकता है उसे थोड़ा बहुत दिखाई देता हो, पर ऐसा नहीं था। एक बार वह अपनी मम्मी के साथ उनके घर गई थी। वे सब बातें कर रहे थे कि इंद्र एक ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आया। माँ कुछ कहती उससे पूर्व ही सीमा आंटी ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, ये मेरा बेटा ही नहीं बेटी भी है। मैंने इसे सब सिखाया है। किचन में भी यह मेरी हेल्प करता है। उस समय वह और उसकी मम्मा ये सोच कर आश्चर्यचकित रह गए थे कि बिना आँखों के इंद्र कैसे इतना सब कर पाता है। यहाँ तक कि उसकी मम्मा ने उसे भी इंद्र से कुछ शिक्षा लेने को कहा था, क्योंकि वह सदा घर के कामों से दूर भागती रही थी।
वह और इंद्र एक ही कक्षा में थे। स्कूल अवश्य अलग थे, विषय एक होने के कारण। एक बार कामिनी किसी टॉपिक पर अनायास ही उससे डिस्कस करने लगी। उसने उस टॉपिक को इतने सहज और आसान तरीके से उसे समझाया कि उसे लगा कि इतनी आसान सी बात उसको समझ में क्यों नहीं आ रही थी। उसके पश्चात तो वह अक्सर ही अपनी हर समस्या को लेकर उसके पास जाने लगी। विषय से संबंधित उसका ज्ञान तथा उसको समझाने का तरीका कठिन से कठिन टॉपिक को आसान बना देता था। वास्तव में उसमें विलक्षण परीक्षा थी। वह किसी भी विषय को सिर्फ एक बार सुनकर कंठस्थ कर देता था, यहाँ तक कि गणित जैसे गूढ़ विषय के प्रश्नों को भी चुटकियों में हल करने की उसकी क्षमता उसे आश्चर्यचकित कर देती थी। अतः वह जब तक पढ़ाई में उससे सहायता लेने चली जाया करती थी, उसके साथ का परिणाम था कि जहाँ वह पढ़ाई से दूर भागती थी, वहीं अब वह कक्षा में पहले 10 विद्यार्थियों में आने लगी थी। इतना सब करने के बावजूद भी जब लोग उसे बेचारा कहते या उस पर दया दिखाते तो पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लगता था। पर किसी का मुंह बंद कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। लोग भले इंद्र को दिव्यांग कहकर उसका तिरस्कार करते रहे हो, पर उसे वह कभी दिव्यांग नहीं लगा। आखिर क्या कमी है उसमें? वह अपना हर काम स्वयं कर लेता है, यहाँ तक कि पढ़ाई में भी उसका मुकाबला सामान्य लोग नहीं कर पाते हैं। अपनी मेहनत लगन के कारण जब इंद्र की मैट्रिक में मेरिट आई तथा शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ तो इंद्र और उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कामिनी भी उसकी सफलता पर बेहद खुश थी, जबकि वह स्वयं प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण हो गई थी। हायर सेकेंडरी की परीक्षा भी उसने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इस बार भी कामिनी के उससे कम अंक आए थे, पर फिर भी न जाने क्यों उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई थी। तुम्हें क्या बनना चाहोगे? एक बार बातों ही बातों में उसने उससे पूछा। बनना तो अपने पिता की तरह डॉक्टर चाहता हूँ, लेकिन मेरे अपंगता इस श्रेणी में जाने की इजाज़त नहीं देती। अतः मैं टीचर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे विचार से जहाँ अच्छा डॉक्टर शारीरिक व्याधियों को दूर कर मनुष्य को स्वस्थ करता है, वहीं एक शिक्षक व्यक्ति का मानसिक विकास कर उसे एक अच्छा नागरिक बना सकता है, और एक अच्छा नागरिक ही देश और समाज के उत्थान एवं नवनिर्माण में सहायता होता है। उसने उत्तर दिया था। वह इतिहास से MA करना चाहता था। किसी देश का गौरवपूर्ण इतिहास ही भविष्य के निर्माण में सहायक होता है, ऐसा उनका मानना था। वह उसके विचार एवं ध्येय सुनकर आश्चर्यचकित थी। सचमुच कितने बच्चे उम्र के इस नाजुक पड़ाव पर सही निर्णय लेने में सक्षम है, जबकि वह स्वयं इस समय तक सोच नहीं पाई थी कि उसे क्या बनना है, क्या करना है। यह लोगों का भ्रम है कि अपंगता लक्षण प्राप्ति में बाधक होती है। यदि मन में उत्साह एवं उमंग हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। बेटे की अपंगता के कारण जो माता पिता व्यक्तित्व हैं, आज उसकी सफलता पर खुश थे। उन्हें लगने लगा था कि उसके पुत्र ने अपनी मंजिल तलाश ली है। वह
इतना तो सक्षम बन ही जाएंगे कि जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ न पसारना पड़े। पुत्र की हर इच्छा को साकार करने का उन्होंने हर संभव प्रयास किया था, पर परिश्रम तो उसका अपना था। उन्हें साधन ही उपलब्ध कराने थे। कामिनी ने भी जब ग्रेजुएशन में वही विषय लिए तो वे और भी निश्चित हो गए, क्योंकि वह सोचते थे कि उसकी सफलता में कामिनी का भी विशेष योगदान है। कामिनी समय पर उसे विषय वस्तु से संबंधित सामग्री भी लाकर देती रही थी। यदि इंद्र को उसका साथ नहीं मिलता तो शायद सच्चे मित्र के भाव में वह इतना अच्छा नहीं कर सकता था, पर कामिनी को ऐसा नहीं लगता था कि सिर्फ किताबें लाकर देने से ही किसी को सफलता मिल सकती है। जब तक कि व्यक्ति में कुछ करने या पाने की ललक न हो, उसे चाहे कितनी भी सुविधाएं दी जाए पर कुछ नहीं कर सकता। कामिनी के माता पिता को यद्यपि इंद्र के साथ उसका इतना उठना बैठना पसंद नहीं था, किंतु कामिनी के ये कहने पर किसी का दुख दर्द बांटने में क्या बुराई है, सुनकर वे चुप हो जाते थे। दिन बीतते गए, उसके विवाह की बातें घर में उठने लगी तो एकाएक उसे महसूस हुआ कि वह इंद्र के बिना रह ही नहीं पाएगी। 15 वर्षों में उसे उसके साथ की आदत पड़ गई है। उसके बिना कहे ही उसकी हर बात समझने लगी है। वही इंद्र भी उसके कदमों की आहट से ही उसे पहचानने लगा है। पता नहीं उसके मन में उसके लिए प्यार का ये अंकुर कब पैदा हुआ था, पर कुछ तो ऐसा था कि उसे विलन होने मात्र से वह विचलित हो उठी थी। अतः उस समय उसने विवाह के लिए यह कहकर मना कर दिया कि अभी वह पढ़ना चाहती है। समय बहता गया और साथ साथ सफलताएं भी कदम चूमती गई। वह दिन भी आ गया जब पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही उसे अपने ही कॉलेज में लेक्चरशिप का ऑफर मिला। साथ ही डॉक्टरेट करने की अनुमति भी मिल गई। कम से कम अब वह स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम थी। यद्यपि कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए चयनित सूची के इंद्र का भी नाम था, किंतु उसके अध्ययन के कारण मैनेजमेंट के कुछ सदस्य उसके चयन के विरुद्ध थे। अंततः उसके एकेडमिक के रिकॉर्ड को देखते हुए मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष ने उसे नियुक्त कर ही दिया। उसका यह नियुक्ति पत्र भी उसने ही इंद्र तक पहुंचाया तो एकाएक उसे विश्वास ही नहीं हुआ। इंद्र को अपनी योग्यता पर तो विश्वास था, पर दुनिया वालों पर नहीं। एकाएक उसकी झोली में इतनी खुशियां आकर बिखर जाएगी, उसने सोचा ही नहीं था। दोनों परिवारों में खुशियों का आदान प्रदान चल ही रहा था कि अचानक कामिनी ने यह कहकर कि वह इंद्र से विवाह करना चाहती है, सबको आश्चर्य में डाल दिया। कामिनी के माता पिता तो बौखला ही उठे थे, यह सोचकर कि लड़की पागल हो गई है, वरना एक अंधे व्यक्ति के साथ जीवन की डोर बांधकर कोई अस्वस्थ मानसिकता वाला निज जीवन को अंधकूप में ही ढकेलेगा। उसकी माँ ने उससे निर्जल एवं बेहया तक कह दिया था, जिसने स्वयं विवाह का प्रस्ताव रखकर न केवल अपनी वरना उसकी इज्जत भी सरेआम नीलाम कर दी है। बेटा, विवाह कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आज कर लिया और कल तोड़ दिया। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम्हारा भला ही चाहते हैं। अतः जो भी निर्णय करना सोच विचार कर ठंडे दिमाग से करना। उसके पिता ने उसे अपने प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने की
सलाह देते हुए समझाते हुए कहा था, विवाह केवल आदर्शों के लिए नहीं किए जाते, वैवाहिक स्तर पर भी उन्हें सफल होना चाहिए। भविष्य में लिए गए निर्णय न केवल अपने लिए वरन सभी के लिए आशंका का कारण बन सकता है। इंद्र के माता पिता ने भी उसे समझाने का प्रयत्न किया था। अंकल, जहाँ तक निर्णय की बात है, मैंने आज से 5 वर्ष पूरे ही ले लिया था। इतने वर्षों में वह पल भर के लिए नहीं डिगा, इसलिए मुझे आशा ही नहीं पूर्व विश्वास में कि मुझे अपने निर्णय पर कभी पश्चाताप नहीं होगा और न ही किसी को करने दूंगी। सहज स्वर में उसने कहा था, यदि मैं विवाह ही न करना चाहूँ। अचानक कमरे में प्रवेश करते हुए इंद्र ने सहज भाव से कहा, तो कोई बात नहीं, मैं भी विवाह नहीं करूँगी, कहकर वह कमरे से बाहर चली गई थी। दोनों परिवारों में वर्षों से चली आ रही मित्रता को ग्रहण लग गया भाव। लोग एक दूसरे से मिलने से भी कतराने लगे थे। जहाँ वे दोनों पहले एक साथ कॉलेज आते जाते थे, अब अलग अलग जाने लगे थे। 2 वर्ष बीत गए पर उनके विचारों में कोई अंतर नहीं आया था। उधर इनके पढ़ाने के तरीके से प्रभावित होकर कुछ छात्र उससे घर भी पढ़ने आने लगे थे। वह दिनों दिन व्यस्त होता चला गया। यह स्वयं को व्यस्त करने का प्रयत्न करने लगा। जीवन जड़ हो चला था, चलना व्यवस्था बन गई थी। उस दिन मन कुछ ठीक नहीं था। कामिनी ने छुट्टी ले ली थी। समय बिताने के लिए पेपर लेकर बालकनी में बैठ गई। दिसंबर की गुनगुनी धूप बहुत ही अच्छी लग रही थी। अचानक इंद्र के घर से चीखने की आवाज़ सुनकर वह उसके घर गई। संयोग से दरवाज़ा खुला था। आवाज़ का अनुसरण करती हुई वह किचन में गई तो देखा कि माँ जी जमीन पर गिर गई हैं तथा उठने का प्रयास कर रही हैं, पर उठ नहीं पा रही हैं। वह उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी कि उसका अनुसरण करती हुई माँ भी आ गई। दोनों ने उन्हें उठाकर पलंग पर लिटाया। इंद्र के पापा कहीं बाहर गए हुए थे तथा इंद्र कॉलेज में था। फोन पर माँ जी के गिरने की सूचना देकर कामिनी ने अपने पापा को भी इस दुर्घटना की सूचना दे दी थी। वह अपने साथ डॉक्टर को भी लेकर आ गए। लगता है हड्डी टूट गई है, इसलिए एक्सरे कराना पड़ेगा, तभी कुछ कहा जा सकेगा। आप इन्हें अस्पताल ले जाइए, डॉक्टर ने चेक करके कहा। तब तक इंद्र भी आ गया था। सब उन्हें लेकर अस्पताल गए। एक्सरे रिपोर्ट से पता चला कि उन्हें कूल्हे की हड्डी टूट गई है। ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। कामिनी के पिता ने ही फोन करके इंद्र के पिता को इस घटना की सूचना दे दी थी, लेकिन किसी भी हालत में वे कल से पहले नहीं आ सकते थे। पड़ोसी होने के नाते सहायता करना उनका कर्तव्य था। वैसे भी वे उन प्राणियों में से नहीं थे जो मामूली बात को गांठ में बांधकर बैठ जाते हैं। पड़ोसी के सुख दुख में काम आना वे अपना नैतिक कर्तव्य ही नहीं, अपना अधिकार समझते थे। परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की कला ही जीवन को संतुलित रखती है, इसका उन्हें एहसास था। कामिनी की माँ को घर भी देखना था, अतः कामिनी को ही अस्पताल में रात्रि में रुकना पड़ा। इंद्र को जबरदस्ती घर भेज दिया था। कामिनी को एकांत में पाकर दर्द की अवस्था में भी वह
ममता मई पूछ बैठी, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रही हो बेटी? कोई अच्छा सा लड़का देखकर विवाह क्यों नहीं कर लेती? माँ जी, ये बात आप अपने बेटे की हालत देखकर भी कह रही हैं क्या? आप नहीं जानती हैं कि वह कितना अकेला हो गया है। वह सिर्फ इसलिए मुझसे विवाह नहीं करना चाहता क्योंकि वह सोचता है कि मैं उससे विवाह करके उस पर दया कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है माँ जी। मैं उससे सचमुच प्यार करने लगी हूँ तथा मेरा निश्चय अटल है। कभी कभी सोचती हूँ कि शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी रह गई है जो आप सब मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। नहीं बेटी, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम तो देवी हो। तुमने मेरे इंद्र को आंखें ही नहीं दी, वरना उसमें आत्मविश्वास भी पैदा किया। आज वह जो कुछ है वह तुम्हारे ही कारण है। मैं भी अपने बेटे को पहचानती हूँ। वह कहता कुछ नहीं है, लेकिन बिना कहे ही कभी कभी अपने व्यवहार से बहुत कुछ कह भी जाता है। डरती हूँ कि कहीं असुरक्षा की भावना उससे कुंठित न कर दे, पर मैं विवश हूँ बेटी। अपने बेटे की खुशी के लिए मैं तुम्हारा जीवन कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? और फिर तुम्हारे माता भी पिता भी तो इस रिश्ते को आप ठीक कहती हैं बहन जी। हमारे अहंकार ने इन दोनों के पवित्र प्यार को नहीं समझा, पहचाना। मैं आपसे वायदा करता हूँ कि आपके ठीक होते ही दोनों को विवाह सूत्र में बांध दूंगा। कामिनी के पिता नरेश शर्मा, जो उनके लिए दवाइयाँ एवं फूल लेकर आए थे, अंदर आते हुए कहा, शायद उन्होंने उन दोनों की बातें सुन ली थी। उन्होंने अपना वचन पूरा भी किया था। इंद्र को समझाने में भी उन्हें काफ़ी मेहनत करनी ही पड़ी। साथ ही माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों ने इस विवाह का विरोध भी सहना पड़ा था। उसके इंद्र से विवाह करने के निर्णय से घर में पिता के अलावा कोई भी खुश नहीं था। पिता भी शायद उसकी जिद ही पूरी कर रहे थे, पर अन्य सदस्यों का मानना था कि उसका प्यार नहीं वरन दया है, जिसके लिए आज नहीं तो कल उसको पछताना पड़ेगा। तब न केवल उसे वरन बेकसूर इंद्र को भी अपनी असहायता पर लज्जित होना पड़ेगा। उनका विवाह हैप्पी बिगिनिंग या बेड ऑफ रोजेज नहीं होगा, इसका उसे अंदाजा था। जीवन के हर मोड़ पर आने वाली कठिनाइयों से जूझने को वह तैयार थी, पर कभी कभी उसे लगता था कि कहीं वह चुकती तो नहीं जा रही है। विशेष तथा तब जब लोगों के उजलूज प्रश्नों का उत्तर देना पड़ा, वह कॉलेज के पढ़े लिखे लोग हो या दूध वाले सब्जी वाले जैसे अनपढ़ लोग, उनके चेहरे पर टंगे प्रश्न उसकी जिज्ञासा देख लगता था कि मानसिक धरातल सब एक जैसे हैं। भला किसी की निजी जिंदगी से किसी को क्या मतलब, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी में झांकने में ज़्यादा आनंद आता है। जब वह पहली बार माँ बनने की ओर अग्रसर हुई तो पता नहीं लोगों की बातों का असर था या कुछ और, उसके मन में अज्ञात भय बैठ गया कि कहीं उसकी संतान भी विकलांग न हो। मन से जितना इस विचार को भगाने की कोशिश करती, उतना ही यह कुलसित विचार उस पर हावी होता चला जाता। तब मन में आता कि कहीं उसका यह निर्णय भावावेश में लिया हुआ निर्णय तो नहीं था। दूसरे ही क्षण नकारात्मक विचारों को परे ढकेल कर मन को समझाती नहीं, वह इंद्र को प्यार करती थी तथा यह
आने वाला फूल भी उसी प्यार का नतीजा है। यह कोई आश्वस्त नहीं कि इंद्र का बच्चा भी इंद्र की तरह ही हो, वह उसके तरह भी हो सकता है। सदा अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा के सूत्र को अपनाते हुए उसने अपने नकारात्मक विचारों को झटक कर सकारात्मक सोच अपनाई। नतीजा भी अच्छा ही निकला। बच्चा नॉर्मल था। परिवार में भरपूर खुशियां मनाई गई। इंद्र भी बहुत खुश थे। नैपी बदलने से लेकर वह बच्चे की हर छोटी मोटी ज़रूरतें पूरा करने को तत्पर रहते। कभी कहीं ऐसा नहीं लगता था कि वह देख नहीं सकते हैं। काम की उन्हें ऐसी आदत पड़ गई थी कि वह अपने हर काम के अतिरिक्त घर का छोटा मोटा काम भी बिना उसकी सहायता के कर लेते थे। नन्हा अमित भी उनसे भली प्रकार हिल गया था। उनको देखते ही उनकी गोद आने को लपकता। न जाने कैसे इंद्र भी उसके मनोभावों को समझकर उसे गोद में उठा लेते। शायद जिनकी एक इंद्रिय विकसित नहीं होती, उनकी अन्य इंद्रियां अधिक सक्षम होकर उसकी उस कमी को पूरा कर लेती है। अमित को 3 वर्ष का होने पर उसे स्कूल में दाखिल करवाया। नन्हे मासूम ने घर की दुनिया से हटकर एक अलग दुनिया में कदम रखा था। यह दुनिया उसके लिए नई थी, जहाँ उसके मम्मी पापा के अतिरिक्त अन्य लोग भी थे। उसके दोस्त, उसकी मैम। घर आकर वह उनके बारे में, स्कूल की अन्य बातें के बारे में उसको बताता। घर के अन्य सदस्यों द्वारा अब दूसरे बच्चे के लिए दबाव पड़ने लगा था। यद्यपि वह दूसरा बच्चा नहीं चाहती थी, क्योंकि उस पर फिर वही डर हावी हो जाता था। अन्यों के अलावा इंद्र को भी लगता था कि कम से कम 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, जिससे बच्चे को अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। सुख दुख में कम से कम कोई तो होगा जिसे अपना कह सकेगा। इसके साथ ही इससे उसे सामाजिक बनने, एक दूसरे के साथ रहने निभाने की आदत भी रहेगी। वरना अकेला बच्चा समाज से दूर आत्म में केंद्रित होता चला जाता है। उसकी खुशी के लिए उसने दोबारा मातृत्व स्वीकार करने का मन बना लिया था। घर बाहर की जिम्मेदारी निभाते हुए वह बुरी तरह थक जाती थी, पर गृहस्थी में तो यह सब चलता ही रहता है, सोचकर दुगने मन से वह काम में लग जाती। इसी वजह से वह सबकी चहेती बनी हुई थी। वह दिन भी आ गया जब उसकी कोख में दूसरा कमल खिल उठा। पूर्णत स्वस्थ बेबी गर्ल ने आकर उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया था। उनके पूर्ण परिवार की कल्पना साकार हुई थी। उसका नाम दिव्या रखा। इंद्र बेहद खुश थे, पर अमित की ओर से शंका थी कि वह उसे स्वीकार कर भी पाएगा। पर उसने उसे स्वीकार कर लिया था। वह उसे देखकर बहुत खुश हुआ। आखिर उसे घर में भी एक दोस्त जो मिल गया था, पर शीघ्र ही उसकी खुशी निराशा में बदल गई, क्योंकि जिसे वह अपना दोस्त समझ रहा था वह तो उससे बोलता ही नहीं था। सारे दिन सोता या रोता रहता। उसे भी जब देखो नन्हे को गोद में लिए उसका काम करते देख वह ईर्ष्या से भर उठता था। ऐसे समय इंद्र ही उसे संभालते, उसको अपने साथ लेकर सोते, उसको कहानी सुनाते। तब उसे लगता न देख पाने के बावजूद वह जिंदगी को कितनी सहजता से जी रहे हैं। अपने पूरे दायित्वों को निभाते हुए उन्होंने उसे वे सारी खुशियां दी जो शायद एक आम आदमी दे भी नहीं दे पाता। जिंदगी गुजर रही थी अपनी लय और ताल के साथ।
सीमित गति से। एक दिन अमित स्कूल से आया तो देखा कि उसके कपड़े धूलित हो रहे हैं तथा चेहरे पर अजीब खामोशी थी। बहुत क्रोधने पर बोला, मामा पापा औरों की तरह देख क्यों नहीं सकते? बेटा आखिर बात क्या है? तुम ये बातें पूछ रहे हो? मामा आज एक लड़के से टकरा गया तो उसने मुझसे कहा, देख कर नहीं चला जाता? तू भी क्या अपने पिता की तरह अंधा है? मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी उसे पीट दिया। तभी हमारी टीचर आ गई। सारी बात सुनकर उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, आखिर उसने गलत क्या कहा? मामा मैं उससे टकराया था तो वह भी तो मुझसे टकराया था, फिर उसने मुझे अंधा क्यों कहा? मेरे पापा अंधे हैं तो इसमें मेरा क्या दोष? बेटा अपना आक्रोश किसी को शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर नहीं, वरना मानसिक रूप से उससे पछाड़ कर निकालो, तभी तुम वास्तव में उसे हरा पाओगे। वह तुमसे तुम्हारी योग्यता से डर रहा है, तभी ऐसा कहकर उसने तुम्हें कमज़ोर करने की कोशिश की है। अपने पापा को देखो, अगर वह ऐसी बातों पर ध्यान देते तो क्या सफल हो पाते? पर मामा मैं अपने पापा का अपमान कैसे सहता? कहते हुए वह रो पड़ा था। कुछ बातें ऐसी होती है बेटा, जब मुंह बंद कर रहना ही ठीक होता है। तुम जितना चिढ़ोगे लोग उतना ही और चिढ़ाएंगे, तथा इन सब बातों पर ध्यान मत दो, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाओ। अगर तुम अच्छा करोगे तो लोगों का मुंह स्वयं बंद हो जाएगा। अब चुप हो जा मेरे बच्चे, मैं कल ही तेरी टीचर से बात करूंगी। आखिर वह गलत बात का समर्थन कैसे कर सकती हैं? कामिनी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, पता नहीं वह उसकी बातों के मर्म को समझ पाया या नहीं, पर वह स्वयं अंतर्वर्ध के कारण पूरी रात सो नहीं सकी। यह तो पहला कंकड़ था, पर वह क्या नित्य पढ़ते ऐसे कंकड़ों को रोक पाएगी? कहीं इन बातों को सुनकर बच्चे कुंठित या हीन भावना के शिकार न हो जाए। नहीं, उसे बच्चों को मजबूत बनाना पड़ेगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर लोगों की मानसिकता ऐसी क्यों होती है। किसी की कमज़ोर नस को पहचान कर उस पर वार करना क्या मानसिक विकलता का योग्य नहीं है? वह तो अच्छा था कि उस समय इंद्र घर में नहीं थे, वरना उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुँचती। उसे याद आया वह पल जब एक दिन वे सब एक रेस्टोरेंट में खा रहे थे कि उसको देखकर एक व्यक्ति बोला, वह देखो उस टेबल पर वह आदमी अंधा है, पर बीबी बच्चे कैसे सुंदर हैं, क्या किस्मत पाई है। उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया था। उस दिन इंद्र भी खोए खोए लगे, पर उसने अपने व्यवहार से उनके मन की कुंडा को यह कहकर दूर कर दिया था कि दूसरों के शब्दों पर ध्यान न दो, दुनिया क्या कहती है उससे हमें क्या मतलब। दुख तो उसे इतना था कि बाहरी तो बाहरी, पर उसके अपने सगे संबंधी, उसके सगे भाई बहन जिन्हें वह बेहद अपना समझती रही, उससे किनारा कर लिया था। उन्हें अपने अंधे जीजा जी को किसी से मिलवाने में शर्म आती थी। जीवन में आई हर परेशानी पर उसे उसकी गलती की याद दिलाते रहते, हर परेशानी का कारण उसे ही मानते रहे। उसे उपदेश देते समय वे भूल जाते थे कि सुख दुख तो हर एक के जीवन का अंग है, फिर भला इसमें इंद्र का क्या दोष। उसने अपनी अपंगता पर अपने आत्मबल से विजय पाई है
वह तो सिर्फ उसकी हमसफ़र बनी थी। वह जो कुछ था अपने पर यत्नों के कारण था, पर फिर भी तथा कथित हितैषी उनके संबंध को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वह उनकी सफ़ेद चादर में लगा एक ऐसा दाग बन गई थी जिसे प्रयत्न करने के पश्चात भी मिटाया नहीं जा सकता था। कभी जब भी अवसर पाते ही उस पर तानों की बौछार हो ही जाती। स्वयं को, इंद्र को और बच्चे को भावनात्मक रूप से संभालते हुए कभी कभी उसे लगता कि उसका संयम समाप्त होता जा रहा है। कभी लगता कि बच्चे हीन भावना का शिकार होकर कहीं इंद्र को कुछ कह न दे। वह उनके हर प्रश्न का माकूल उत्तर देने का प्रयास करती, डरती कि कहीं उससे कोई चूक न हो जाए, कहीं किसी की बात से बच्चों के बालमन पर ठेस न लग जाए। वह स्वयं तो अभ्यस्त हो गई थी ऐसी बातें सुनते सुनते, पर बच्चों तो हीन भावना के शिकार हो सकते हैं। यही कारण था कि वह किसी भी सामाजिक समारोह, यहाँ तक कि सार्वजनिक स्थान भी जाने से परहेज करने लगी थी। निर्णय उसका अपना था, अतः उसने मार्ग में आए हर कांटे को बखूबी निकाल फेंकने का प्रयत्न किया था। दर्द स्वयं सहा था तथा हर संभव खुशी इंद्र को देने का प्रयास किया। ताथमात विरोध के बावजूद भी उसने सिद्ध कर दिया था कि उसका निर्णय भावावेश में लिया गया नहीं है। उसने खूब सोच समझकर अपने कदम बढ़ाए थे तथा साथ साथ चले भी अपने निर्णय पर। उसे कभी भी पश्चात नहीं हुआ। पर आज यह घटना, दूसरे दिन टीचर से बात की तो उसने अपनी गलती मान ली, पर अमित का बालपन कहीं खो गया था। अब वह स्कूल से आकर अपने कमरे में ही बैठा रहा था, जहाँ पहले अपने समय वह टीवी देखते या कंप्यूटर पर गेम खेलने बिताता था। अब वही जब देखो पढ़ता रहता। कभी अगर वह उसके साथ बैठकर बातें करना चाहती तो कह देता, मामा मुझे पढ़ना है। एक दिन तो हद ही हो गई। टीचर पेरेंट्स मीटिंग थी। स्कूल जाने से पहले उसने उससे कहा था, मामा आप अकेले ही आना। उसे उससे डर लगने लगा था कि कहीं वह मानसिक रूप से अस्त व्यस्त तो नहीं होता जा रहा, पर उसमें ऐसा कुछ सामान्य भी तो नहीं लग रहा था। स्कूल में जब टीचर से मिली तो उसे भी उसकी तारीफ करते पाया। सेशनल में उसके क्लास में सर्वाधिक अंक थे। अमित के साथी छात्र के व्यवहार ने उसे तोड़ दिया था, पर आज अमित के कक्षा में इतने अच्छे प्रदर्शन को देखकर उसके टूटे मनोबल सहारा मिला। उसे लगा उसका बेटा इतना कमज़ोर नहीं है जितना वह सोच रही थी। उसे भी मुकाबला करना आता है। उसकी सफलता पर उत्साहित होकर उसे चूमते हुए उसने हर्ष मिश्रित स्वर में कहा कि इट ऑफ बेटा, अपनी इसी स्पिरिट से तुम हर एक को हरा सकते हो। आई नेवर डिसअपॉइंट टू मैम, कहकर उसने पैर छू लिए। उसने उसे उठाकर गले से लगा लिया। उसका आत्मविश्वास से भरा स्वर सुनकर उसे लगा जैसे वह गहरी खाई में डूबने से बच गई है, वरना दूसरे अपने भी उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। खुशी तो उसे इस बात की थी कि उसके बाद अमित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी का अनुसरण दिव्या ने किया। अमित ने जब कैट की परीक्षा में सर्वाधिक परसेंटाइल प्राप्त किए तो उसकी सफलता से उद्वेलित होकर इंद्र ने उसका साथ अपने हाथों में लेते हुए भावनाओं में बहकर
कहा, कामिनी, आज ईश्वर ने मेरे जीवन में रंग ही रंग छितरा दिए हैं, प्रकाश फैला दिया है। मैं नहीं जानता कि कितने रंग होते हैं तथा प्रकाश का रंग क्या है, किंतु आज लगता है कि तुम्हारे नेत्रों के द्वारा मैंने संस्कार की प्रत्येक वस्तु को देख लिया है, स्पर्श कर लिया है, महसूस कर लिया है। सुनकर वह निहाल हो गई थी। लगा जैसे उसका जीवन सफल हो गया है। अमित MBA करके अगले हफ्ते ही एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करने जा रहा है। ज्वाइन करने से पहले कुछ दिन वह अपने माता पिता के साथ बिताना चाहता है। दिव्या भी उसके साथ रहने के इरादे से आ रही है। दोनों बड़े तो हो गए हैं पर अभी भी बच्चे से कम नहीं हैं। अमित ने फ़ोन पर ही उसने कहा था, मामा ढेर सारा गाजर का हलवा बना कर रखना। दिव्या की फरमाइश थी उसके हाथ के बने हैं गुलाब जामुन खाने की। कालबेल की आवाज़ ने उसकी विचार तंद्रा को भंग किया। दरवाज़ा खोला तो अमित और दिव्या थे। दोनों ने उसके चरण स्पर्श किए तो उसने उन्हें उठाकर सीने से लगाते हुए कहा, बच्चों तुम्हारी जगह वहाँ नहीं मेरे दिल में है। अब तुम बड़े हो गए हो, हमारे मित्र बनकर रहो। पर मामा आप बड़ी हैं, आपके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने का हक तो हमारा है ही, या इससे भी आप हमें वंचित करना चाहती हैं। सुनकर वह निहाल हो उठी थी। यही संस्कार और विचार तो हमारी संस्कृति की धरोहर है। इंसान चाहे कितना ही बड़ा क्यों न बन जाए, पर आचार विचारों में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, ऐसा उसका मानना था। उसे खुशी थी कि उसके बच्चे ऊंची उड़ान भरते हुए भी संस्कारों से जुड़े हुए हैं। मम्मा पापा कहाँ हैं? वह दिख नहीं रहे। दिव्या ने चारों ओर देखते हुए कहा, वे आते ही होंगे, तुम लोग फ्रेश हो तब तक मैं खाना लगाती हूँ। वह खाना लगा ही रही थी कि इंद्र आ गए। हाथ में कई पैकेट लेकर बच्चों के लिए फल मिठाई और समोसे लेकर आए थे। बच्चे ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। खाना खाते हुए बच्चे उससे ज़्यादा पापा से ही बातें करते रहे। अमित जहाँ अपने नए जॉब के बारे में बता रहा था, वहीं दिव्या MBBS के बाद नेत्र विशेषज्ञ बनने की अच्छी इच्छा बता रही थी। अच्छा अब बताओ रात में क्या खाओगे? उठने लगे तो उसने बच्चों से पूछा, मामा आज रात का खाना हम सब होटल में खाएंगे। ठीक है तुम लोग चले जाना, इंद्र ने उठते हुए कहा। पापा आज आपको भी चलना पड़ेगा, पर बेटा तुम तो जानते ही हो कि बाहर जाना हमने कब का छोड़ दिया है। कम ऑन पापा, अब हम बच्चे नहीं हैं जो लोगों के ताने से घबरा जाएं या हर्ट हो। सब हम इतना जानते हैं कि यू आर आवर लवली बोथ आर प्राउड ऑफ यू। आज हम जो कुछ हैं आपके कारण ही हैं, हमारे लिए यही सब है। अमित ने उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, पापा आपकी और मामा की 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी है, इसे तो सेलिब्रेट करना ही होगा, अतः आज आप हमें मना नहीं कर सकते। दिव्या ने उनके गले में हाथ डालते हुए कहा, जैसी तुम लोगों की इच्छा। भरे गले से इंद्र ने कहा था। कामिनी की आंखें भी छलछला गई थी। भला प्यार, विश्वास, आदर और समर्पण का इससे अच्छा तोहफा उनके लिए और क्या हो सकता है। आखिरकार इंद्र को आज ये स्वीकृति मिल ही गई।